नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर अपने पिछली क्लास में भारत की जो संघीय कार्यपालिका है या केंद्र स्तर की जो कार्यपालिका है उसके बारे में बात कर रहे थे। और जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसमें अपने अभी तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अध्ययन किया है। अब अपने उसके अगले भाग का अध्ययन करते हैं, जिसमें अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब बातें। तो जब अपने केंद्रीय कार्यपालिका की बात करते हैं तो वैसे देखो, कार्यपालिका के अंदर चार अलग अलग संस्थाएं आ जाती है। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक भारत का अटॉर्नी जनरल भी कार्यपालिका का भाग होता है, और एक जो भारत की मंत्रिपरिषद है वह भी कार्यपालिका का भाग होती है। हालांकि नौकरशाही को भी कार्यपालिका का भाग माना जाएगा, परंतु जो नौकरशाही या अफसरशाही है वह संविधान के अंदर वर्णित नहीं है। उसकी संरचना राजनीतिक कार्यपालिका, जिसकी बात अपने अभी करेंगे, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वह एक अलग भाग होता है, अपने उसको संविधान के तहत नहीं पढ़ते हैं। हालांकि उसकी जो बेसिक संरचना है वो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। तो अब अपने बात करते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पहली बात तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, अपने उसकी बात करेंगे। तो देखो, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अपने को वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद शब्द है, इसको मैं अपने इतने बड़े शब्द को बार बार प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ पर अपने इसको लिख देंगे COM। COM का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मंत्री परिषद, ठीक है। तो ये केंद्र की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अपने केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से राज्य के अंदर भी एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 75 जो है वह आपको बताता है कि मंत्री कैसे बनाया जाएगा या कौन व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकता है। तो दो अनुच्छेद है सामान्यतः, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, जिसके अंदर मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। तो अपने सबसे पहले तो अनुच्छेद 75 देखते हैं। 74 वैसे संविधान में पहले लिखा गया है, हालांकि अपने समझने के उद्देश्य से जो अनुच्छेद 74 है वो 75 के बाद आएगा, क्योंकि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद होता क्या है, मंत्री कौन बन सकता है। उसके बाद अपने देखेंगे कि यह कैसे सलाह देता है, कैसे सलाह नहीं देता है, ठीक है। तो अपने पहले बात करते हैं कि मंत्री परिषद का गठन कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इतनी बात लिखी गई है, ये नहीं लिखा गया कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। तो पहली बात तो एक चीज इससे स्पष्ट होती है कि जो चाहे बात प्रधानमंत्री की हो, जो कि मंत्री परिषद का मुखिया होता है। अब ये मंत्री परिषद जो शब्द बार बार प्रयोग में लिया जा रहा है, इस शब्द का मतलब क्या है? तो मंत्री परिषद का मतलब होता है मंत्रियों का समूह। तो सारे मंत्रियों को सामूहिक रूप से अपने जो शब्द प्रयोग में लेते हैं उसको अपने कहते हैं मंत्री परिषद। जैसे अपने हिंदी के अंदर पढ़ते हैं ना, कई वाक्यों के लिए, कई चीजों के लिए एक शब्द होता है, तो वैसे ही मंत्रियों के समूह के लिए जो एक शब्द है वो है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद का मतलब है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का समूह, उसको सामूहिक रूप से जो शब्द प्रयोग में लिया गया है वो लिया गया है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के अंदर दो लोग आ गए, एक प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह बात संविधान में लिखी गई है, परंतु यह भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य व्यक्तियों को मंत्री का पद देगा।
तो मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये किसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि वह एक मुखिया होता है। देखो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वह भी एक प्रकार का मंत्री है, परंतु मंत्री होने के साथ साथ वो क्या है? प्रधान है। तो वो मंत्रियों के समूह का प्रधान होता है और वही तय करता है कि किस व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाएगा, किस व्यक्ति को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या अगर ऐसा है, अगर अपने संवैधानिक भाषा की बात करें, तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है? ऐसा नहीं है। हालांकि संविधान के अंदर इसका वर्णन नहीं किया गया है, परंतु जब अपने संवैधानिक भाषा को आपस में जोड़ते हैं और उसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आता है कि प्रधानमंत्री उस दल का नेता होता है, उस दल का नेता होता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा या उस दल का व्यक्ति बनेगा जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है। अब यहां पर बहुमत का मतलब क्या है? लोकसभा के अंदर जो भारत में कुल सीटें हैं वो है 543 सीटें, 543। अब 543 सीट का 50% बनता है 272 सीटें। तो जिस दल की 272 सीटें होती है उस दल को इजाजत होती है कि वह किसी एक व्यक्ति का नाम बताए और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो उदाहरण के लिए लोकसभा के चुनाव हुए 2019 के अंदर। 2019 के लोकसभा चुनावों के अंदर बीजेपी को जो लगभग सीटें मिली वो मिली 303। बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो एनडीए था, जो गठबंधन है उनका एनडीए, उनको 303 सीटें मिली। तो स्वाभाविक सी बात है एनडीए ने जो है वह बहुमत प्राप्त किया है। अब अगर एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया है तो एनडीए के जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आए हैं, जिनको अपने सांसद कहते हैं, वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का नाम आगे करेंगे और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि बहुत बार पहले यह भी तय हो जाता है कि अगर ये दल जीतेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा और ये दल जीतेगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। परंतु अगर पहले तय नहीं भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के बाद जिस दल का बहुमत आएगा उस दल को इजाजत होगी अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की। वो चाहे वो उस दल का मुखिया हो नहीं हो, वो उस दल के जीते हुए सांसदों की मर्जी होती है। तो जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है उस दल का व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब प्रधानमंत्री की मर्जी होती है कि किसी को भी मंत्री बना दे। केवल एक शर्त का ध्यान रखना होता है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती है। सदस्यता लेनी संसद का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी है। तो यह जरूरी नहीं है कि जब किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा रहा है उस समय पर वह सांसद हो सकता है कि उस व्यक्ति को मंत्री पहले बना दिया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद की सदस्यता दिलाई जाए। उदाहरण के लिए इस बार जो भारत के विदेश मंत्री बनाए गए हैं एस जयशंकर, जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, वो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं भारतीय विदेश सेवा के। परंतु जब मंत्रिपरिषद की घोषणा की गई तो एस जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बना दिया गया। अब जब भारत का विदेश मंत्री बना दिया गया तो 6 माह के भीतर उनको जो है वह सांसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया था। तो चाहे भारत के प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे भारत के मंत्री की बात हो, उनकी केवल एक ही योग्यता है कि उनको 6 माह के भीतर जो है वह संसद की सदस्यता लेनी होती है। अब इसलिए यह संभव हो पाता है कि प्रधानमंत्री कई बार ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बना पाते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सांसद नहीं भी हैं तो भी कोई चक्कर नहीं है, 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई जा सकती है। क्योंकि हर साल लगभग किसी न किसी राज्य से राज्यसभा के सांसद जो है वो चुने जाते हैं और वैसे लोकसभा के उपचुनाव भी करवा लिए जाते हैं, तो उसके अंदर भी उनको सदस्यता दिलाई जा सकती है। तो इन व्यक्तियों को भारत का मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री को
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा। विभाग का बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है। ठीक है, तो कौन भारत का गृह मंत्री होगा, कौन भारत का विदेश मंत्री होगा, कौन भारत का वित्त मंत्री होगा या कोई भी मंत्री की आप बात करो, तो वह विभाग कौन से व्यक्ति के पास होगा, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? इसका निर्धारण वास्तविक तौर पर तो प्रधानमंत्री कर रहा है, परंतु संवैधानिक भाषा में कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब अपने राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे थे तब आपने देखा था कि भारत सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। तो जब भी गोली चलाई जाएगी कंधा किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। तो राष्ट्रपति के कंधे से गोली चलाई जा रही है, गोली चलाई किसके द्वारा जा रही है? प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, अब बात आती है भारत में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रियों के प्रकार। अपने सभी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य ही मानेंगे। अगर मंत्रियों के प्रकार की बात करें तो भारत में एक मंत्री होते हैं जिनको अपने कहते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के अलावा एक मंत्री होते हैं जिनको अपने कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री और इनके ब्रैकेट में लिख दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार, या अंग्रेजी के अंदर इनके अंदर लिख दिया जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज या आईसी शॉर्ट के अंदर। और एक होते हैं राज्य मंत्री। इतने प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें, भारत के संवेदनशील विभाग इनको सौंपे जाते हैं, इनको सौंपे जाते हैं। तो भारत के जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को जब शपथ दिलाई जाती है तो कुछ मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सीनियर मंत्री होते हैं। अब हो सकता है कि अगर कोई अगली सरकार बने तो उसके अंदर जो उदाहरण के लिए कपड़ा मंत्रालय है, अब वो कपड़ा मंत्रालय हो सकता है कि वर्तमान सरकार ने कैबिनेट रैंक के या कैबिनेट दर्जे के मंत्री को दे रखा हो, और हो सकता है अगली सरकार उसके अंदर कैबिनेट मंत्री नहीं बिठाए और दूसरा कोई मंत्री बिठा दे। कोई किसी को भी बिठाया जा सकता है, परंतु सामान्यतः जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, 8-10 लोगों को ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और जो 8-10 लोग होते हैं वो उस दल के सीनियर नेता होते हैं, सीनियर लीडर होते हैं, और उनको जो है भारत के मुख्य विभाग जो है जैसे कि रक्षा, गृह, वित्त, सड़क परिवहन, ये जो विभाग है, रेलवे, ये जो विभाग हैं, ये विभाग इन मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। जिन विभाग के अंदर कैबिनेट मंत्री लगाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है कैबिनेट मंत्री उस विभाग का क्या होगा? प्रभारी होगा। ठीक है, अब अगर ये प्रभारी है तो इसकी सहायता करने के लिए या इसके सहायक के रूप में राज्य मंत्रियों को लगाया जाता है। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं। तो जिन विभागों के अंदर सहायक होते हैं, जैसे भारत का गृह मंत्री है अमित शाह। अब गृह मंत्री अकेला जो है अमित शाह गृह विभाग को संभाल नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत काम होता है इसके अंदर, इसलिए इनकी सहायता के लिए 2 और लोगों को राज्य मंत्री लगा दिया जाता है। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रभारी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? वो कैबिनेट मंत्री के प्रभारी सहायक होते हैं। परंतु कैबिनेट मंत्री तो 8-10 ही होते हैं, विभाग है 25, 30, 35, 40, कितने भी विभाग हो सकते हैं। अब जिन विभागों में कैबिनेट मंत्री को लगा दिया गया वो तो ठीक है, बाकी विभागों के अंदर जिन विभागों में कैबिनेट मंत्री को नहीं लगाया गया है उन विभागों में जो प्रभार दिया जाता है वो दिया जाता है राज्य मंत्री को। तो जिन विभागों में कैबिनेट मंत्री नहीं लगाया जाता है उन विभागों में किसको प्रभार दे दिया जाएगा? राज्य मंत्री को। और जो राज्य मंत्री अगर वह अपने विभाग का प्रभारी है तो उसको क्या नाम लिख दिया गया? स्वतंत्र प्रभार। मतलब कि इस विभाग के अंदर कैबिनेट मंत्री है नहीं तो मैं ही लीडर हूं, यहाँ का मैं ही नेता हूं, मैं ही सबसे सीनियर हूं। अगर कैबिनेट मंत्री होता तो मैं उसका सहायक होता, मुखिया कौन होता? कैबिनेट मंत्री होता। परंतु चूंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नहीं है इसलिए जो राज्य मंत्री है वही उसका प्रभार संभालता है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया स्वतंत्र प्रभार।
कि वह किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ये जो वर्ग है मंत्रियों का, यह कैबिनेट मंत्री के अधीन या उसके नीचे रहकर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से सारे मंत्री जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब कितने लोगों को कैबिनेट रैंक देनी है, कितने लोगों को नहीं देनी है, कौन सी विभाग में कैबिनेट मंत्री को बैठाना है, किसमें नहीं बैठाना है, ये पूर्णतः प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री की इच्छा होती है, उसकी मर्जी होती है, दूसरे किसी व्यक्ति की। स्वाभाविक सी बात है, अपने वो राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, किस व्यक्ति को मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो अपने मंत्री परिषद शब्द प्रयोग में लेते हैं, मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं, सभी मंत्री आते हैं, जबकि कई बार आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कई बार तो लिखा रहता है कि आज मंत्री परिषद की मीटिंग हुई। तो अगर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है तो मतलब कि तीनों प्रकार के मंत्री उसके अंदर भाग ले रहे हैं, जबकि कई बार ऐसा लिखाएगा कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है जो कैबिनेट पद है, जबकि कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति आते हैं। तो अगर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है तो ये भी भाग लेंगे, ये भी भाग लेंगे और ये भी भाग लेंगे, परंतु अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो कौन कौन भाग लेगा, केवल ये लोग भाग लेंगे। ये लोग कैबिनेट का भाग नहीं है, ये मंत्री परिषद का भाग है। तो ये मंत्री परिषद और कैबिनेट में अंतर होता है। तो मंत्री परिषद के अंदर तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि कैबिनेट में केवल कैबिनेट दर्जे के मंत्री आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भारत के अंदर मंत्री बनाए जाते हैं। अब हर विभाग के अंदर नौकरशाह भी होते हैं, अफसर भी होते हैं, जो कि पेपरों के माध्यम से चुने जाते हैं। या तो वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हो सकते हैं या अन्य सहायक सेवाओं के अधिकारी हो सकते हैं। यहां पर एक और शर्त का पालन भी किया जाता है कि क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि अब की बार बीजेपी और उसके जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको कुल 303 सीटें प्राप्त हुई थी। 303 लोकसभा में उनके सांसद हैं, उनके राज्यसभा में करीब करीब 110 सांसद हैं। तो करीब करीब बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के 420 के करीब सांसद हो सकते हैं। तो अब जितने भी सांसद है सभी का मन तो करेगा मंत्री बनने का, तो क्या सभी को मंत्री बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा हो सकता था भारत के अंदर, अब ऐसा नहीं है। अब भारत के अंदर क्या शर्त है इसके बारे में? अब भारत की शर्त कहता है में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह तय किया गया है, यह तय किया गया है कि मंत्री परिषद का अधिकतम, मंत्री परिषद का अधिकतम आकार, मतलब कि अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकती है, 15% हो सकती है। हालांकि ये कंडीशन कब जोड़ी गई है? ये कंडीशन जोड़ी गई है 2003 के अंदर। 2003 से पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो जब 2003 से पहले कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, परंतु 2003 के बाद यह बोल दिया गया है कि कितने भी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए आज लोकसभा में अगर 543 सीटें हैं, तो अगर आप उसके 15% की गणना करोगे तो करीब करीब 81 आएगा वो। तो भारत में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 81 हो सकते हैं। हाँ, यह प्रधानमंत्री की मर्जी है कि उन 81 में से कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना है और कितने लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देना है, और कितने और कौन से विभागों में कैबिनेट मंत्री को बिठाना और कौन से विभागों में राज्य मंत्री को बिठाना है। यह जो है वह उनकी मर्जी होती है। ठीक है, यह है भारत के मंत्री परिषद के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि जो अनुच्छेद 75 है वह एक बात और कहता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद
मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति नहीं है, यहां पर क्या शब्द लिखा गया है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा या सामूहिक उत्तरदायी होगा। ऐसी एक लाइन लिखी जाती है अनुच्छेद 75 के अंदर कि जो भारत का मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। अब इसका मतलब क्या है? सामूहिक उत्तरदायी होने का मतलब है कि अगर कल को भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है, तो अकेला प्रधानमंत्री नहीं डूबेगा, वह सारे मंत्रिपरिषद को लेकर डूबेगा। सभी लोगों का पद जाएगा, नया मंत्रिपरिषद गठित किया जाएगा, वह उस दल का हो सकता है। उदाहरण के लिए 1984 के अंदर जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है सारा मंत्रिपरिषद चला गया। अब सारा मंत्रिपरिषद चला गया तो उसके बाद जो है नए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और इसका नेतृत्व दिया गया राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी ने कुछ लोगों को, पुराने लोगों को मंत्री बनाया, कुछ लोगों को मंत्री नहीं बनाया। तो सामूहिक उत्तरदायी का मतलब है कि अकेला नहीं डूबेगा, सारे इकट्ठे डूबेंगे। दूसरा, इसका एक अर्थ और भी निकलता है कि अगर कोई मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय है, जैसे मंत्रिपरिषद ने कहा कि हम कृषि बिल जो है, कृषि बिल पारित कर दिया मंत्रिपरिषद ने, उसके बाद संसद ने उसको पारित कर दिया, तो अब मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते कोई भी मंत्री उस निर्णय की बुराई नहीं कर सकता। तो यहां पर आपकी व्यक्तिगत राय महत्व नहीं रखती है, यहां पर आपका सामूहिक राय या सामूहिक विचार जो है वह महत्व रखता है। तो भारत के अंदर जो मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति निर्धारित किया गया है? लोकसभा के प्रति निर्धारित किया गया है, ना कि संसद के प्रति निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 75 के अंदर जो बातें लिखी गई है। अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ कौन दिलवाता है? इनको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। तो इनको शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलवा रहा है? भारत का राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाएगा। ये लोग बहुत सामान्य शपथ लेते हैं, दो प्रकार की शपथ लेते हैं। एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो ये कहते हैं कि हम भारत के मंत्री पद पर रहने के नाते हमारे सामने जो भी जानकारी आएगी हम उस जानकारी को केवल नियमों के अनुसार ही जो है बाकी लोगों को बताएंगे, अन्य लोगों को नहीं बताएंगे। दूसरी बात, ये लोग ये भी कहते हैं कि हम संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे और संविधान के द्वारा हमें जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उन कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वाह करेंगे। वो एक सामान्य शपथ होती है। तो इस प्रकार से ये शपथ लेते हैं। ये होता है भारत का मंत्रिपरिषद। अब अगर अपने वापस जाएं राष्ट्रपति के अंदर, तो अपने देखा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में। मैंने आपको कहा था कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो मैं आपको समय समय पर जैसे जैसे टॉपिक के अंदर आऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। तो अनुच्छेद 54, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, वापस जाऊं एक बार पीछे, बैक में जाऊं, जो अपने राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं उसकी वापस बात करें, तो अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 अपने को बताता था कि राष्ट्रपति जो है, जो केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी? सॉरी 53, 54 नहीं 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता था कि केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो केंद्र के सारे निर्णय कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। इसका मतलब यही है कि शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 53 के अनुसार। और यही राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां होती है। तो चाहे वो किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, चाहे कोई भी आदेश जारी करना हो, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। परंतु इसके साथ अपने को पढ़ना पड़ता है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से लेता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है या लेता है।
तो एक बार तो ऊपर तो आपको कह दिया गया कि भारत की जितनी भी कार्य शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित है, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है। और अगले एक प्रावधान के अंदर आपको कह दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकता। राष्ट्रपति निर्णय कैसे लेगा? मंत्री परिषद की सलाह से अपने निर्णय लेगा। तो ये भूमिका होती है मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद का काम क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। अब यहां पर एक और मुद्दा आ जाता है कि जो मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को, क्या वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, या इसको दूसरे सामान्य भाषा में कहें तो जो भी सलाह मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, क्या राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वो उस सलाह को माने? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाई गई थी। बाध्यकारी बनाई गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तथा पुनर्विचार के बाद सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाती है, उदाहरण के लिए मंत्री परिषद ने कहा कि इस व्यक्ति को सीबीआई का निदेशक नियुक्त कर दो, ठीक है, एक सलाह दी। या मंत्री परिषद ने कहा कि इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति था, जैसे कि अफजल था, एक आतंकवादी, उसकी क्षमा याचना की जो याचिका थी या अर्जी थी वह राष्ट्रपति के समक्ष आई। अब चूंकि राष्ट्रपति स्वयं की विवेक शक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उसके पास तो दिमाग होता ही नहीं है, वो जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है तो अपना दिमाग जो है वो घर पर छोड़ देता है। तो उसने मंत्री परिषद से सलाह मांगी कि क्या भाई इस व्यक्ति को क्षमा याचना देनी है नहीं देनी, या इसकी अर्जी को खारिज करना है, स्वीकार करना है। तो मंत्री परिषद ने कहा कि इस अर्जी को स्वीकार कर लो या इस व्यक्ति की फांसी को माफ कर दो। राष्ट्रपति को वह बात जची नहीं, उसको पसंद नहीं है, तो क्या वह मंत्री परिषद के खिलाफ जाकर निर्णय ले सकता है? नहीं। अगर मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी है किसी भी मामले में, तो राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता है कि उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि देखो यार, मुझे ये बात अच्छी लगी नहीं, आपने जो सलाह दी है आप प्लीज इसके ऊपर एक बार विचार कर देखिए। परंतु अगर पुनर्विचार के बाद मंत्री परिषद की जो भी सलाह आएगी, उन्होंने पुनर्विचार किया और वापस भेजा कि साहब हमें तो ये लगता है कि आपको इसकी जो याचिका है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसकी फांसी को माफ कर लेना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति जो है उसके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, उसको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, उसके अनुसार तो वह पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता था। जैसे ही मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के पास आएगी, राष्ट्रपति को वह सलाह स्वीकार करनी पड़ेगी। वो तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी गई कि मंत्री परिषद की जो सलाह होती है, आप उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दो, अगर आपको सलाह सही नहीं लगती है तो
परंतु अगर पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह आएगी वो आपके लिए बाध्यकारी होगी। इसीलिए जब कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति खुद का दिमाग प्रयोग में नहीं लेता है, वो इसलिए नहीं लेता है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे निर्णय लिए जाते हैं, परंतु वो निर्णय कौन ले रहा है? वो निर्णय मंत्री परिषद ले रहा है, और मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की उसके पास शक्ति है, परंतु वो कभी भेजेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भी इन्हीं दलों ने किया है। जिसकी लोकसभा में बहुमत है वही अपना राष्ट्रपति चुनता है, और उसी का मंत्री परिषद होता है, तो राष्ट्रपति कभी भेजता नहीं। हाँ, उसको शक्ति दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार गिरने वाली है, सरकार के दिन 5 साल पूरे हो गए, अब 5 साल पूरे होते ही सरकार बदलेगी। अब जाते जाते अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है तो स्वाभाविक सी बात है उस निर्णय के माध्यम से वह कोई अपना स्वार्थ जो है वो हित जो है वो पूरा करने का प्रयास कर सकती है। उस परिस्थिति में अगर उसका ऐसा कोई निर्णय है तो उस निर्णय को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, इतनी सी बात अपने को मंत्री परिषद के बारे में ध्यान रखनी है। ये मंत्री परिषद के बारे में भारत के संवैधानिक प्रावधान हैं। ठीक है, ये होता है भारत का मंत्री परिषद, और ये होता है भारत की मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में संबंध। अब बात आती है एक और अनुच्छेद इससे संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 77। 6 अपने 75 तक की बात कर ली है। अगर अपने अगले अनुच्छेद की बात करें तो 76 तो जो है वह भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करता है, इसकी बात अपने बाद में करेंगे। अगला अनुच्छेद 77 और 78 जो है वह एक ही बात की बात करता है, अनुच्छेद और 77 और 78, 77 व 78। 76 मैंने एक बार मिस इसलिए किया है कि इसके अंदर महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी के बारे में अपने जब भारत की संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तब अपने देखेंगे, जो कि भारत की कार्यपालिका का एक भाग होता है। तो अनुच्छेद 77 और 78 कहते हैं कि सरकार के सभी निर्णय या केंद्र के निर्णय राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से लिए जाते हैं, तथा प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह मंत्री परिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाए, राष्ट्रपति को अवगत करवाए। तो यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ये कहानी होती है भारत की मंत्री परिषद की, और इस तरीके से केंद्र की सरकार जो है वो चलाई जाती है। नौकरशाही इसका दूसरा भाग होता है, जिसके बारे में हालांकि मैंने एक आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया है, बाकी अपने जब नौकरशाही की बात आएगी तब देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर अपने केंद्र की विधायिका की बात करेंगे, जिसमें अपने भारत की संसद की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।